तो स्टूडेंट्स, आपका एक बार फिर से स्वागत है बॉटनी की ऑनलाइन क्लासेज में। देखिए, हम आवृतबीजी पादपों में विविधताओं का अध्ययन कर रहे थे। उसी क्रम में देखिए आगे हमें पढ़ना है। अगला पॉइंट क्या होगा उसी में आगे। लास्ट हमने जो आवृतबीजी पादपों में हम लास्ट में पढ़ रहे थे विविधता, वो मृदा की प्रकृति या जल धारण क्षमता के आधार पर पढ़ रहे थे हम, जिसमें हमने अम्लोद्भिद यानी अम्लीय मृदा में उगने वाले पादप और लवणोद्भिद, शीतोद्भिद, बालकोद्भिद, शैलोद्भिद, ऐसे ही जो एपिफाइट्स या अधिपादप होते हैं वो, और चट्टानों में उगने वाले पादप, इन सब का अध्ययन लास्ट वीडियो में हमने किया था। इससे जो अगला पॉइंट है वो इसमें है, देखिए पादप स्वभाव में विविधता। इसमें पादप स्वभाव में विविधता, पादप स्वभाव के आधार पर विविधता है, के आधार पर विविधता। पादप स्वभाव या पादप प्रकृति के आधार पर विविधता पादपों में कैसे होगी। पादप स्वभाव का मतलब इसका हैबिटेट बोल सकते हैं, प्लांट्स हैबिटेट क्या हो जाएगा, प्लांट हैबिट बोल सकते हैं इसको, स्वभाव को हैबिट। हैबिटेट का तो आवास हो जाएगा, इसको बोलेंगे प्लांट हैबिट्स, यानी पादप स्वभाव के आधार पर विविधता। देखिए, पादप स्वभाव के आधार पर सर्वप्रथम पादपों को एक साइंटिस्ट, जो तुम्हें पता होगा, जानते होंगे इस साइंटिस्ट को अच्छे से, थियोफ्रेस्टस। कौन से थे? थियोफ्रेस्टस। थियोफ्रेस्टस ने पादपों को स्वभाव के आधार पर या उनकी प्रकृति के आधार पर 3 भागों में बांटा था। कितने भागों में? 3 भागों में बांटा था। कौन कौन से? थियोफ्रेस्टस ने पादप स्वभाव के आधार पर पादपों को 3 भागों में बांटा। वो 3 भाग कौन कौन से थे? एक तो शाक या शाकीय पादप, या इनको क्या बोलेंगे, हर्ब। दूसरा झाड़ीनुमा या झाड़ी, इनको क्या बोलते हैं, श्रब्स। सात, दूसरा झाड़ियां यानी श्रब्स, और तीसरा वृक्ष। कितने भागों में बांट दिया हमने? 3 भागों में। तो सात, दूसरा झाड़ियां, तीसरा वृक्ष या ट्रीज। ठीक है। पादप स्वभाव के आधार पर आवृतबीजी पादपों को थियोफ्रेस्टस ने 3 भागों में बांटा। तो शाक या हल, दूसरा झाड़ियां, तीसरा वृक्ष। अच्छा, ये 3 भागों में बांटा। किस आधार पर बांटा इन्होंने? मुख्य रूप से आवृतबीजी पादपों को प्रकृति के आधार पर जब बांटते हैं तो इसका जो मुख्य आधार होता है वो तने के प्रकार को मानते हैं। किसको? तने के प्रकार को, यानी इनका तना छोटा है या लंबा है, काष्ठीय है या फिर शाकीय है, या फिर जैसे सर्पिल है
या शाखित है या अशाखित है, इस आधार पर और इन्होंने 3 भागों में बांटा। यानी मुख्य आधार क्या होता है इसका? तना होता है। ठीक है, अब हम एक एक करके इनको पढ़ते हैं। देखो पहला क्या है? शाक। कौन सा? शाक। शाक या शाक क्या होते हैं? शाकीय पादप क्या होते हैं? शाकीय पादप जो होंगे उनमें तना जो होगा इसका वो तो छोटा होता है, यानी शाकीय पादप आकार में छोटे होंगे। लगभग इनकी लंबाई है जो लगभग 1 मीटर लंबी, लगभग 1 मीटर लंबे होते हैं। अधिकतम लंबाई है 1 मीटर, इससे कम हो सकते हैं लेकिन 1 मीटर से अधिक लंबे नहीं पाए जाते शाकीय पादप। तना कैसा होगा इनका? तना इनका हरा कोमल, देखो तना इनका जो होगा वो हरा कोमल और अकाष्ठीय, या काष्ठ के रूप में नहीं होगा, अकाष्ठीय। यानी नॉन वुडी प्लांट्स कहेंगे इनको, जैसे नॉन वुडी, या इनमें काष्ठ के रूप में नहीं पाया जाएगा तना, हरा कोमल अकाष्ठीय, या फिर कई बार तना इनमें अनुपस्थित भी हो सकता है। तना इनमें अनुपस्थित हो सकता है। कुछ पादपों में तनाएं हैं जो भूमिगत प्रकंद के रूप में रूपांतरित हो जाता है। अगर इनके एग्जाम्पल देखे जाएं इसके शाकीय पादपों के, तो जैसे ये भी भाई हमने जो इनकी तरह से जीवन काल के आधार पर जब हम विविधता पढ़ रहे थे तो हमने 1 वर्षीय, 2 वर्षीय और 2 वर्षीय पादप देखे थे। इसी प्रकार अगर शाकीय पादपों को भी देखा जाए तो ये भी 1 वर्षीय, 2 वर्षीय और बहुवर्षीय हो सकते हैं। जैसे 1 वर्षीय पादप के एग्जाम्पल क्या हो जाएंगे साथ में? देखो सरसों, उनके एग्जाम्पल लिख लो यहाँ पे। जैसे 1 वर्षीय साग, जैसे सरसों, पालक, गेहूं, ये सारे शाकीय पादप हैं जो कैसे हैं? 1 वर्षीय। 2 वर्षीय का एग्जाम्पल देखा जाए, द्विवर्षीय पादप कौन सा हो जाएगा? जैसे चुकंदर, ये भी एक साग है, क्या हो जाएगा? चुकंदर, बलगैरिस बोलते हैं इसको। अगला कौन सा होगा? बहुवर्षीय। बहुवर्षीय शाक पादप बहुत कम मिलते हैं, लेकिन फिर भी इसके एग्जाम्पल अगर देखे जाए तो एक तो इसका जो एग्जाम्पल हो जाएगा वो होगा देव केला। क्या? देव केला। और कुछ साइंटिस्ट केला है जो उसको भी शाकीय पादप ही मानते हैं, क्योंकि उसमें भी जो भूमिगत भाग है वो एक तरह से बड़ा प्रकंद के रूप में पाया जाता है और उससे फिर बहुत सारे पादप विकसित होते हैं और तना उसमें एक तरह से परिणाम स्तंभ के रूप में रूपांतरित हो जाता है। तो केला को भी इसी का एग्जाम्पल मानते हैं कुछ साइंटिस्ट। तो ये इसके हो गए एग्जाम्पल शाकीय पादपों की। क्या क्या विशेषता हुई? लगभग लंबाई की अधिकतम जैसे 1 मीटर है, 1 मीटर से कम हो सकती है। तना इनका हरा कोमल अकाष्ठीय होगा, या फिर तना अनुपस्थित भी हो सकता है कईयों में और रूपांतरित हो जाता है किसमें? भूमिगत प्रकंद के रूप में। एग्जाम्पल इसके 1 वर्षीय पादपों में देखें तो सरसों, पालक, गेहूं आदि हो जाएंगे। 2 वर्षीय पादप जैसे चुकंदर, और बहुवर्षीय देखें तो एक देवकला। ठीक है, इसके बाद अगला कौन सा है? झाड़ियाँ या झाड़ियाँ या श्रब्स। झाड़ियाँ कैसी होंगी? झाड़ियों, ये इसको साफ कर रहा हूँ है ना, देखो क्या है झाड़ियाँ। झाड़ियों की अगर लंबाई देखी जाए तो
झाड़ियां लगभग 1 से 4 मीटर लंबी होती हैं, लगभग 1 से 4 मीटर लंबी। झाड़ियां कैसे होंगी? लगभग 1 से 4 मीटर लंबी होती हैं। इनका तना जो है काष्ठीय होगा, तना काष्ठीय होगा। कैसा होगा? काष्ठीय। और देखा जाए तो तना इनका एक तरह से मुख्य तने का अभाव होगा। मुख्य तने के स्थान पर क्या है कि जो जमीन है वहां से ही बहुत सारे शाखाएं निकलती हैं, बहुत सारे तने, जो मेन एक्सिस है वो अनुपस्थित रहेगा, बहुत सारी शाखाएं जमीन से ही निकल जाती हैं। या फिर ये कह सकते हैं कि तने में शाखन है वो जमीन से ही चालू हो जाता है। तो एक तरह से झाड़ी नुमा संरचना बनेगी और लंबाई कितनी रहेगी इसकी? लगभग 1 से 4 मीटर। तो ये क्या आ जाएंगे झाड़ियों में? एग्जाम्पल इसके जैसे झाड़ी बेर, कौन सा? तना इनका काष्ठीय रहेगा और तने में शाखन है वो जमीन के बराबर से ही लगभग स्टार्ट हो जाएगा, यानी तने एकल तना बहुत ही लंबाई उसकी कम रहेगी, तो स्टार्टिंग से या शुरू से ही उसमें शाखन होता है। एग्जाम्पल इसके क्या हो जाएंगे? जैसे झाड़ी बेर, झाड़ी बेर, या इसको क्या कहते हैं? साइंटिफिक नेम इसका क्या है? जिजुपस जिजुपा। इसका झाड़ी बेर, झाड़ी बेर इसका एग्जाम्पल और भी अगर देखें तो जैसे कैर है, कैर, हींस भी इसी में आ जाएगा, हींस, कैर आदि इसके जैसे कैर, आक, आक भी इसी में आएगा। ये सभी किसमें आएंगे? झाड़ी के एग्जाम्पल होते हैं। ठीक है, अगला कौन सा है? वृक्षीय पाद या वृक्षनुमा। वृक्षनुमा कौन से होंगे? वृक्षों को आप आसानी से पहचान सकते हो, जानते हो। इनकी ऊंचाई 4 मीटर से अधिक होगी। ऊंचाई 4 मीटर से अधिक। ऊंचाई 4 मीटर से अधिक यानी लंबे होते हैं। तना है काष्ठीय होगा, तना काष्ठीय होता है। तना काष्ठीय होता है और शाखित या अशाखित कैसा भी हो सकता है तना। एग्जाम्पल इसके देखें, एग्जाम्पल तो इसके बहुत हो जाएंगे, जैसे नीम है, आम, बरगद, पीपल आदि इसके बहुत सारे एग्जाम्पल हो जाएंगे। तो ये हुए पादप स्वभाव के आधार पर। अच्छा, आगे चल के जो वृक्ष हैं इनको भी शाखन के आधार पर, इनमें शाखन किस प्रकार का मिलेगा उस शाखन के आधार पर वृक्षों को भी आगे वर्गीकृत किया। तो ये नोट कर लेना, इससे आगे हम वृक्षों को वर्गीकृत करेंगे। देखिए वृक्षों को किन किन भागों में बांटा? वृक्षों में जो शाखन होगा उसकी प्रकृति के आधार पर वृक्षों को भी निम्न भागों में बांटा जाता है। क्या? वृक्ष, वृक्षों को शाखन के आधार पर, यानी उनमें शाखन किस प्रकार का होगा उसके आधार पर निम्न भागों में बांटा। शाखन के आधार पर वृक्ष, शाखन के आधार पर निम्न प्रकार के हो सकते हैं। कौन कौन से?
जैसे पहला प्रकार क्या हो जाएगा, एकल शाखी। कौन सा? एकल शाखी। एकल शाखी या इसको मोनोपोडियम कहेंगे। क्या कहेंगे? मोनोपोडियम। क्या कहेंगे? मोनोपोडियम। एकल शाखी या मोनोपोडियम। एकल शाखी वृक्षों को अगर देखा जाए तो एकल शाखी वृक्षों में जो ब्रांचिंग पैटर्न होगा, यानी जो शाखाएं होंगी वो एक के बाद एक लगभग एकांतर क्रम में है और ऊपर की तरफ वृद्धि या ऊपर की तरफ लगती हैं और अग्राभिसारी क्रम में लगती हैं। कैसे? अग्राभिसारी क्रम में, यानी नीचे की तरफ जो शाखा होंगी वो बड़ी होंगी और ऊपर की तरफ शाखाएं छोटी होती जाती हैं, जिससे वृक्ष कोनिफर के रूप में या शंकु के आकार में हो जाता है। तना है इसका लगातार वृद्धि करता रहेगा, यानी मुख्य अक्ष इसका असीमित होता है, लगातार वृद्धि करता रहेगा, इसीलिए इसको असीमाक्षी भी बोलते हैं। असीमाक्षी प्रकार का शाखा, यानी इसका जो मेन एक्सिस है या मुख्य अक्ष है वो उसकी वृद्धि रुकती नहीं है, वो लगातार वृद्धि करता रहता है और साथ में इससे अग्राभिसारी क्रम में शाखाएं निकलती रहती हैं, जिससे एक कॉनिफर या शंकु के आकार के वृक्ष का निर्माण होता है। कैनोपी बोलते हैं उसको। क्या बोलते हैं? कैनोपी, यानी जो वृक्ष का ऊपर का भाग है, फैलान है, उसे क्या बोलते हैं? वितान। क्या बोलते हैं? वितान या कैनोपी। क्या बोलते हैं? कैनोपी। जो वृक्ष का फैलाव होता है ना ऊपर, यानी ब्रांचिंग पैटर्न के आधार पर ब्रांच जब निकलती हैं तने में से, तो फिर वृक्ष का जो भी फैलाव है या उसका एरिया है, कवर्ड एरिया वृक्ष का आर वाला, उसको क्या बोलते हैं? वितान या कैनोपी। कैसी हो सकती है? जैसे कॉनिफर हो सकती है, यानी शंकु के आकार की, या फिर बहुत ही अधिक विस्तार लिए हुए जैसे बरगद में। तो जो इनमें वितान या कैनोपी होगी वो कैसा हो जाता है? वृक्ष कॉनिफर हो जाता है। एग्जाम्पल इसके अगर देखें तो इसका एग्जाम्पल है अशोक। क्या है? अशोक। देखो इस तरह का होगा ये अशोक का अगर जैसे इसमें यहां से ब्रांच फिर एक कल शाखी है, यानी एक जगह से एक ही ब्रांच निकलेगी, एक ही अगली शाखा इसमें यहां से, फिर अगली शाखा फिर अगली मुख्य अक्ष में लगातार वृद्धि करता रहेगा। तो इस तरह से हम देखो ये इस तरह से शंकु के आकार का इनमें पैटर्न होता है या शंकु की आकृति ये बनाते हैं। कौन सा है इसका एग्जाम्पल? ये अशोक। जो अशोक वृक्ष है वो इसका एग्जाम्पल है ना। ये इसका क्या होगा? ब्रांचिंग पैटर्न। कैसा होगा? एकल शाखी, यानी एक जगह से एक ही शाखा निकलेगी, एकांतर क्रम में निकलती है, यानी कैसे एकांतर क्रम में के बाद है, और अग्राभिसारी क्रम में। कैसी? अग्राभिसारी क्रम में। अग्राभिसारी क्रम में शाखा कैसे निकलेंगी? अग्राभिसारी क्रम में निकलेंगी। अग्राभिसारी का मतलब एक तरह से ऊपर की तरफ और छोटे क्रम में होते हैं, नीचे की तरफ बड़ी शाखा है, फिर छोटी शाखा होते जाते हैं, लास्ट में सबसे इस तरह से अग्राभिसारी क्रम में। और असीमाक्षी
इसका मेन एक्सेस है, ये रुकता, जिसकी वृद्धि रुकती नहीं है, लगातार इसकी वृद्धि होती रहती है, इसलिए इसकी क्या बोला गया है, असीम मार्कशीट। एग्जाम्पल क्या हो गया, असीम। पहला तो ये है एकल साखी। अगला दूसरा प्रकार क्या होगा इसमें, दूसरा प्रकार जो होता है वो होता है द्विशाखी। द्विशाखी या अथवा बहुशाखी। कैसा होगा, द्विशाखी या बहुशाखी, या इसको बोलेंगे सिम्पोजियम। क्या बोलेंगे, सिम्पोजियम, द्विशाखी या बहुशाखी। इसमें जो शाखन होगा वो कैसा होता है, इसमें जो तना है, मुख्य अक्ष, वो कुछ समय तक तो सीधा बढ़ता है, कुछ समय तक तो सीधा बढ़ता है, और फिर उसके बाद उसमें से अचानक से और ब्रांचेस या शाखाएं निकलती हैं, और एक साथ बहुत सारी शाखाएं निकलती हैं, एक साथ बहुत सारी शाखाएं निकलती हैं, और मुख्य अक्ष की वृद्धि वहीं पर रुक जाती है, मुख्य अक्ष की वृद्धि वहीं पर रुक जाएगी और बहुत सारी शाखाएं निकलेंगी, फिर उन शाखाओं से और भी शाखाएं निकल सकती हैं। तो इस प्रकार का जो पैटर्न होगा शाखाओं का वो कैसा होगा, द्विशाखी या बहुशाखी। और जो कैनोपी या वितान इस आधार के पादपों में बनेगा वो लगभग गुंबदाकार बनता है। कैसा बनता है, गुंबदाकार। जैसे इसका एग्जाम्पल देखें तो भाई इस तरह से बना सकते हैं इसको, ये जैसे इस तरह का बनेगा। इसमें जो मुख्य अक्ष है, मुख्य अक्ष जो मेन एक्सिस है, जो तना है, वो कुछ समय तक तो सीधा बढ़ता है, और फिर आगे चल के जब इसकी वृद्धि हो जाती है तो अचानक से फिर यहाँ से शाखाएं निकलती हैं, जिसमें बहुत सारी शाखाएं हो सकती हैं, है ना, ये देखो इस तरह से, और फिर शाखाओं से भी शाखा निकलती है। तो एक गुंबद के आकार का इसका जो पैटर्न बनता है, या जो इसका वितान है वो कैसा होगा, गुंबद के आकार का। एग्जाम्पल क्या हो जाएंगे इसमें, एग्जाम्पल इसके हो जाएंगे जैसे बरगद, पीपल, इसके एग्जाम्पल वगैरह ये सभी इसमें आएंगे। इसकी शाखा जैसे नीम में या बरगद में जो तना है कुछ समय तक तो सीधा बढ़ता है, फिर उसमें से अचानक से और शाखाएं निकलती हैं बहुत सारी संख्या में, और फिर उन शाखाओं से भी शाखाएं निकल सकती हैं। इस तरह की इसकी आकृति होगी और कैसा हो गए, द्विशाखी अथवा बहुशाखी प्रकार का शाखा। एग्जाम्पल बरगद और इसके बाद अगला प्रकार क्या होगा इसमें, अगला प्रकार इसका होता है ऐसा, अगला प्रकार क्या है, ऐसा ऐसा या ऐसा तो क्या बोलेंगे हमें, कॉरेक्स, या कॉरेक्स, ऐसा प्रकार का ब्रांचिंग पैटर्न केंद्र में मिलता है। यानी इनमें, इन पादपों में तना लंबाई में बहुत ज़्यादा बढ़ता है और उसमें शाखाएं नहीं निकलती, यानी शाखाओं का इसमें क्या होगा, अभाव होगा। तना सीधा व लंबा होता है, और तने के शीर्ष पर पत्तियों का एक चक्राकार क्रम में पत्तियां उपस्थित रहेंगी, पत्तियां चक्राकार क्रम में उपस्थित रहेंगी, और उसे क्या बोलेंगे, क्रीट बोलते हैं। क्रीट क्या बोलते हैं, क्रीट। पत्तियां किसके रूप में उपस्थित है, क्रीट के रूप में। तना सीधा व लंबा होता है और शीर्ष पर
पत्तियां एक चक्राकार क्रम में व्यवस्थित रहती हैं, जिसे क्या बोलते हैं, क्रीप। अगले वर्ष ये जब पुरानी पत्तियां हैं ये गिर जाती हैं और इनके स्थान पर दूसरी पत्तियां आती हैं, तो इनका जो लगे रहने का स्थान है वहाँ पे का लीफ ट्रेस एक तरह से लंबे समय तक रहता है, यानी वो तने से अलग नहीं होता। तो एग्जाम्पल इसका जैसे क्या हो जाएगा, खजूर, नारियल, पाम, नारियल, ताड़ वृक्ष या पाम में देख लो, खजूर में भी देखते हैं जो खुम्बे से लगे रहते हैं ना, उसमें वो पत्तियों के होते हैं, क्योंकि जो उनका लीफ ट्रेस है वो हटता नहीं है, वहीं पे लगा रहता है। और शाखाओं का इनमें अभाव होगा, इसलिए शाखित प्रकार के होते हैं, तना सीधा होता है और लंबा होता है। ये कैसा हो जाएगा, ऐसा। अगला क्या है, अगला है संधियुक्त या क्रम को बोलते हैं क्रम। इनमें क्या होगा, इनमें तना है वो पर्व व पर्व संधियों में बटा होता है, पर्व व पर्व संधियों में बटा होता है, और पर्व है जो वो खोखला होता है। शाखाएं इनमें भी प्राय अनुपस्थित हो सकती हैं, होती हैं, कुछ में शाखा निकल सकती है, अन्यथा शाखा इनमें भी अनुपस्थित होंगी। और जो पर्व वाला भाग होता है वो खोखला होता है। कैसा होता है, खोखला। एग्जाम्पल क्या होता है इसकी, बांस। एग्जाम्पल क्या है इसका, बांस। अच्छा, जैसे खजूर का पेड़ बनाया था क्या, खजूर के पास शाखा इस तरह से निकलती है। इस शाखा इसको क्या बोलते हैं, इसे बोलते हैं कि क्या था ये, खजूर इस तरह से लीफ ट्रेस से आपके ये खजूर इसका एग्जाम्पल। और बांस संधियुक्त है, इसका एग्जाम्पल देखो डायग्राम्स का बनाते हैं इस तरह का, यहाँ से इस तरह बहुत सारे निकलते हैं। ये देखो यहाँ संधि या नोड बोलेंगे इसको, ये भी संधि, और दो संधियों के या नोड्स के बीच का वाला भाग है, कैसा होता है, खोखला, ये भी खोखला। इस तरह से बांस के पास देख रहे हैं, और इस तरह से इसमें पत्तियां लगी हुई। ब्रांचेस इनमें बहुत कम निकलती हैं, फिर नहीं निकलती है, ब्रांच में भी उपस्थित रहेंगी। तो इस तरह से वृक्षों को आगे चल के इन भागों बांटा, एकल शाखी, द्विशाखी या बहुशाखी, अशाखी और संधि। आज हमने क्या पढ़ा, पादप स्वभाव के आधार पर हमने विविधताओं का अध्ययन किया। जो पादप स्वभाव के आधार पर 3 प्रकार के पादप होते हैं, एक तो शाकीय या हर्ब्स बोलते हैं उनको, दूसरा झाड़ीनुमा। शाक का एग्जाम्पल अगर देखें तो शाकीय पादपों के जैसे पालक है, मूली है, गाजर है, और सरसों है, गेहूँ है, चुकंदर है, सारे शाकीय पादपों के एग्जाम्पल हो जाएंगे। इनमें मुख्य तना या तो अनुपस्थित होता है या फिर होता भी है तो हरा, कोमल और छोटा होता है। इसके बाद हमने पढ़ा झाड़ियों में, झाड़ियों का तना एक तरह से, उनमें भी तना, मुख्य तना वो अनुपस्थित या फिर उसमें नीचे से ही शाखाएँ निकलती हैं तने से, और लंबाई लगभग 1 से 4 मीटर होती है झाड़ियों की। उसके बाद हमने पढ़ा ट्री या वृक्ष, और वृक्षों की लंबाई एक तरह ज़्यादा, और वृक्षों को भी फिर आगे चल के इन 4 भागों में बांट दिया शाखा के आधार पर। आज के लिए बस इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।